नमस्कार, द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम कुछ ऐसे शब्दों की गहराई में उतरने वाले हैं जो सुनने में तो स्कूल की भूगोल की किताब जैसे लगते हैं, पर असल में ये हमारी पूरी दुनिया को चलाने वाले कोड हैं। हमारे स्रोत 12वीं कक्षा की भूगोल की किताब के कुछ अंश हैं और हमारा मकसद ये समझना है कि इंसान अपनी ज़रूरतों के लिए इस ग्रह पर खुद को कैसे व्यवस्थित करता है। मतलब खेत में बीज बोने से लेकर विशाल शहर बनाने तक की पूरी कहानी। चलिए इस पहेली के टुकड़ों को जोड़ना शुरू करते हैं। बिल्कुल। और ये सिर्फ किताबी परिभाषाएं नहीं है, ये वो धागे हैं जिनसे हमारी अर्थव्यवस्था, हमारा समाज, सब कुछ बुना गया है। आज हम देखेंगे कि कैसे निर्वाहक कृषि जैसा एक साधारण सा शब्द दो अलग अलग दुनियाओं की कहानी कहता है, और कैसे व्यापार संतुलन जैसी एक अवधारणा देशों के बीच दोस्ती और दुश्मनी तक की वजह बन जाती है। दिलचस्प बात तो यह है कि ये सब चीजें एक दूसरे से कैसे जुड़ी हुई हैं। तो चलिए सबसे बुनियादी चीज से शुरू करते हैं जिससे हम सब जुड़े हैं, भोजन। और भोजन आता है कृषि से। हमारी स्रोतों में कई तरह की कृषि का जिक्र है, लेकिन जो सबसे बड़ा फर्क मुझे नजर आता है वो है निर्वाहक कृषि और व्यापारिक कृषि के बीच। ये सिर्फ खेती के दो तरीके हैं या इनमें कोई गहरा अंतर है? नहीं, ये दो अलग अलग दर्शन है, कह सकते हैं दो अलग अलग दुनियाएं हैं। निर्वाहक कृषि मतलब नाम से ही जाहिर है ना, ये गुजारे के लिए है। किसान उतनी ही फसल उगाता है जिससे उसका और उसके परिवार का पेट भर सके। यहाँ जमीन से एक रिश्ता है, बाजार का दखल बहुत कम होता है। वहीं दूसरी तरफ व्यापारिक कृषि वो पूरी तरह से बाजार के लिए की जाती है, उसका एक ही मकसद है मुनाफा। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक में किसान अपनी जमीन का मालिक है, अपनी जरूरतों का मालिक है, और दूसरे में वो एक बहुत बड़े ग्लोबल सिस्टम का बस एक छोटा सा हिस्सा बनकर रह जाता है, जो बाजार के उतार चढ़ाव पर निर्भर है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। व्यापारिक कृषि में किसान एक उद्यमी बन जाता है। उसे कर्ज, बीज की कीमत, कीटनाशक और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में फसल के दाम, इन सब चीजों की चिंता करनी पड़ती है। और इसी से जुड़े दो और दिलचस्प तरीके हैं, गहन कृषि और विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि। हाँ, ये सुनने में थोड़े भारी शब्द लगते हैं। आसान भाषा में इनमें क्या फर्क है? इसे ऐसे समझिए, गहन कृषि एक छोटे से मुंबई के अपार्टमेंट जैसी है, जहां कम जगह में ज्यादा से ज्यादा लोग रहते हैं। मतलब कम जमीन पर बहुत ज्यादा मेहनत, पूंजी और खाद पानी लगाकर बम्पर पैदावार की जाती है। अच्छा। जैसे नीदरलैंड्स फूलों की खेती करता है। वहीं विस्तृत वाणिज्य कृषि अमेरिका के बड़े बड़े फार्म हाउस जैसी है। खेत हजारों एकड़ के होते हैं। वहां शायद प्रति एकड़ पैदावार कम हो, लेकिन जमीन इतनी ज्यादा होती है कि कुल उत्पादन आसमान छूता है। यहाँ सारा काम बड़ी बड़ी मशीनों से होता है, इंसानी मेहनत बहुत कम लगती है। यहाँ एक और शब्द है जिसने मेरा ध्यान खींचा, वो ट्रक फार्मिंग। ये तो सुनने में ऐसा लगता है जैसे खेत में ट्रक उगा रहे हो। इसका ट्रक से क्या लेना देना है? नहीं, इसमें ट्रक उगाए नहीं जाते हैं। ये नाम बहुत ही दिलचस्प कहानी बताता है। ट्रक फार्मिंग का मतलब है शहरों के आसपास के इलाकों में सब्जियां और फल उगाना। इसका नाम इस बात पर पड़ा है कि एक ट्रक रात भर में खेत से बाजार तक कितनी दूरी तय कर सकता है, ताकि सुबह सुबह लोगों को ताजी सब्जियां मिल सकें। अरे वाह, तो ये तो सीधे सीधे शहरीकरण और सप्लाई चेन से जुड़ा हुआ है। ये दिखाता है कि कैसे एक शहर अपने आसपास की जमीन के इस्तेमाल को तय करता है। और ये सिर्फ ट्रक फार्मिंग तक ही सीमित नहीं होगा, है ना? मेरा मतलब है हवाई जहाज़ों की वजह से ही तो आज केन्या के फूल यूरोप के बाजारों में ताज़ा बिक पाते हैं। परिवहन ने तो जैसे पूरी दुनिया को एक बड़ा खेत बना दिया है। बिल्कुल सही। और जब हम पुराने तरीकों की बात करते हैं तो एक जिक्र स्थानांतरित कृषि का भी आता है, जिसे काटो और जलाओ भी कहते हैं। ये एक बहुत आदिम तरीका है, जहां जंगल के एक हिस्से को साफ करके कुछ साल खेती की जाती है, और जब मिट्टी की उपजाऊ शक्ति कम हो जाती है तो उस जगह को छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। कई लोग इसे पर्यावरण के लिए नुकसानदेह मानते हैं। क्या ये सच है? देखिए, जब आबादी कम थी और जंगल बहुत ज्यादा, तब ये एक टिकाऊ तरीका था। जमीन को अपनी उर्वरता वापस पाने के लिए सालों का समय मिल जाता था। लेकिन आज बढ़ती आबादी के दबाव में ये चक्र बहुत तेज हो गया है, जिससे जंगलों का नुकसान हो गया है। ये स्थायी कृषि के बिल्कुल उलट है, जहां किसान एक ही जमीन पर लगातार खेती करता है। और इसी स्थायी कृषि को बेहतर बनाने के लिए मिश्रित कृषि और सस्य चक्रण जैसी तकनीकें अपनाई जाती हैं। मिश्रित कृषि
यानी खेती के साथ पशुपालन, हाँ और सस्य चक्रण मतलब फसलों को अदल बदल कर बोना। हाँ, ताकि जमीन की सेहत बनी रहे। ये सब तरीके दिखाते हैं कि इंसान ने हजारों सालों में जमीन से भोजन हासिल करने के कितने अलग अलग रास्ते खोजे हैं। तो ये तो हुई जमीन की ऊपरी सतह की बात, जहां हम फसलें उगाते हैं। लेकिन हमारी आधुनिक दुनिया की भूख सिर्फ अनाज से नहीं मिटती, उसे ऊर्जा और धातुएं चाहिए जो जमीन के नीचे दबी हैं। यहीं से खनन का अध्याय शुरू होता है। और खनन भी दो मुख्य तरीकों से होता है, कूप की खनन और खुली खदान। कूप की खनन में जमीन के अंदर गहरी सुरंगें खोदी जाती हैं, जैसे कोयला निकालने के लिए नीचे जाकर काम करना पड़ता है। जबकि खुली खदान सतह के पास के खनिजों के लिए होती है, जहां ऊपर की पूरी मिट्टी और चट्टानें हटा दी जाती हैं। सही कहा, ये तरीका सस्ता और सुरक्षित तो है, लेकिन इसका पर्यावरण पर बहुत बड़ा और भयानक असर पड़ता है। हजारों एकड़ जमीन एक विशाल गड्ढे में बदल जाती है। तो यहाँ एक तरह का चुनाव है, इंसानी जान का ज्यादा खतरा या फिर पर्यावरण का ज्यादा नुकसान। ये तो एक मुश्किल चुनाव है। और हम जमीन से निकालते क्या हैं? खनिज। इसमें खनिज और खनिज ईंधन में क्या फर्क है? खनिज तो कोई भी प्राकृतिक तत्व है, जैसे लोहा, तांबा, सोना। लेकिन जब किसी खनिज को हम ऊर्जा के लिए जलाते हैं तो वो खनिज ईंधन कहलाता है, जैसे कोयला और पेट्रोलियम। और पेट्रोलियम की कहानी तो आधुनिक दुनिया की कहानी है। आपको पता है, पहला आधुनिक तेल का कुआं 1859 में खोदा गया था। 1859। ये तो बहुत पुरानी बात नहीं है। बिल्कुल, बस 150 साल पहले। ऐसा लगता है जैसे इंसान ने जमीन के नीचे दबे एक जिन को बोतल से बाहर निकाल लिया हो। इस जिन ने हमें बेहिसाब ऊर्जा दी, हमारी गाड़ियों को चलाया, फैक्ट्रियों को रोशन किया, लेकिन साथ ही ऐसी समस्याएं भी पैदा की जिनसे आज हम जूझ रहे हैं, जैसे जलवायु परिवर्तन। तो हमने जमीन से खाना और ऊर्जा निकाल ली, लेकिन एक किसान अमेरिका में गेहूं उगा रहा है और एक खनिक ऑस्ट्रेलिया में कोयला खोद रहा है। ये चीजें दुनिया के दूसरे कोने में बैठे लोगों तक पहुंचती कैसे हैं? यहाँ से व्यापार की कहानी शुरू होती है। और व्यापार में 3 सबसे जरूरी शब्द हैं, आयात, निर्यात और इन दोनों का हिसाब किताब रखने वाला व्यापार संतुलन। आयात मतलब बाहर से सामान खरीदना, निर्यात मतलब बाहर सामान बेचना। और व्यापार संतुलन, अक्सर हम सुनते हैं कि किसी देश का व्यापार संतुलन अनुकूल है। इसका क्या मतलब होता है? सीधे शब्दों में कहें तो जब कोई देश बेचता ज्यादा है और खरीदता कम है तो उसका व्यापार संतुलन अनुकूल या फायदेमंद माना जाता है। मतलब उसकी तिजोरी में विदेशी मुद्रा आज ज्यादा रही है और जा कम रही है। लेकिन क्या हमेशा ज्यादा निर्यात करना ही अच्छा होता है? अगर हम अपना सारा अनाज या सारी सब्जियां अच्छे दाम पर बाहर बेचते हैं तो क्या देश के अंदर चीजों की कमी या महंगाई नहीं बढ़ जाएगी? ये बहुत ही बढ़िया सवाल है और इसका जवाब है हाँ, ऐसा हो सकता है। इसीलिए व्यापार संतुलन का मामला इतना सीधा नहीं है। एक स्वस्थ अर्थव्यवस्था को संतुलन बनाना पड़ता है। कई बार देश कच्चा माल आयात करते हैं, उसे फैक्ट्रियों में तैयार माल में बदलते हैं और फिर उसे ऊंची कीमत पर निर्यात करते हैं। ये पूरा चक्र बहुत जटिल है। और ये सारी आर्थिक क्रियाएं, इन्हें भी अलग अलग श्रेणियों में बांटा गया है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। हाँ, और ये वर्गीकरण किसी देश की अर्थव्यवस्था का एक्सरे जैसा है। ये बता देता है कि कोई देश कितना विकसित है। प्राथमिक क्रियाएं वो हैं जो सीधे प्रकृति से जुड़ी हैं, खेती, खनन, मछली पकड़ना, मतलब जमीन से सीधे कुछ निकालना। जी हाँ। और फिर आती हैं द्वितीयक क्रियाएं। द्वितीयक क्रियाओं में हम प्राथमिक उत्पादों का रूप बदलते हैं, उनमें वैल्यू जोड़ते हैं, जैसे कपास से कपड़ा बनाना या लौह अयस्क से स्टील बनाना। अच्छा, इसमें सारी फैक्ट्रियां और मैन्युफैक्चरिंग आ जाती हैं? बिल्कुल। और फिर हैं तृतीयक क्रियाएं, यानी सेवाएं, ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, सॉफ्टवेयर, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब। अगर किसी देश की ज्यादातर आबादी प्राथमिक कामों में लगी है तो समझिए कि वो एक विकासशील अर्थव्यवस्था है। लेकिन जैसे जैसे देश अमीर होता है, ज्यादा से ज्यादा लोग द्वितीयक और खासकर तृतीयक यानी सर्विस सेक्टर में काम करने लगते हैं। ये सिर्फ किताबी बात नहीं, ये आज की जियोपॉलिटिक्स है। चीन को दुनिया की फैक्ट्री क्यों कहा जाता है और भारत को दुनिया का बैक ऑफिस क्यों कहते हैं? इसका जवाब इसी वर्गीकरण में छिपा है। तो ये सारी आर्थिक गतिविधियां, खेती, खनन, उद्योग, सेवाएं, ये सब लोग ही तो करते हैं। और ये लोग रहते कहाँ हैं, चलते फिरते कैसे हैं? यहीं से मानव बस्तियों और प्रवास की कहानी जुड़ती है। हाँ, और प्रवास सिर्फ इंसानों का नहीं होता। एक बहुत दिलचस्प शब्द है पशु प्रवास। इसमें चरवाहे अपने पशुओं के साथ मौसम के हिसाब से एक चारागाह से दूसरे चारागाह जाते हैं, जैसे गर्मियों में पहाड़ों पर और सर्दियों में वापस घाटियों में।
ये एक तयशुदा सालाना चक्र है और ये चलवासी पशुचारण से अलग है। हाँ, ये अलग है। चलवासी पशुचारण में चरवाहे पानी और चारे की तलाश में लगातार घूमते रहते हैं, उनका कोई स्थायी ठिकाना नहीं होता। जबकि पशु प्रवास में अक्सर उनके स्थायी घर होते हैं और वे मौसम के अनुसार दो जगहों के बीच आते जाते हैं। यह प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर जीने का एक अद्भुत तरीका है। लेकिन आज के दौर में इतिहास का सबसे बड़ा प्रवास हो रहा है, जानवरों का नहीं, इंसानों का, गांवों से शहरों की ओर, जिसे हम नगरीकरण कहते हैं। बिल्कुल, नगरीकरण का मतलब सिर्फ शहरों का बढ़ना नहीं है। इसका मतलब है कि समाज का सोचने का, काम करने का और जीने का तरीका बदल रहा है। लोग खेती छोड़कर फैक्ट्रियों और दफ्तरों में काम करने के लिए शहरों की ओर खिंचे चले आ रहे हैं। और जब ये शहर बहुत बड़े और शक्तिशाली हो जाते हैं तो वे महानगर बन जाते हैं। महानगर यानी एक ऐसा विशाल शहर जो अपने आसपास के छोटे शहरों और कस्बों को भी अपने में समेट लेता है। हाँ, महानगर एक चुंबक की तरह होता है। ये सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि एक पूरा आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र होता है, जहां रोजगार, शिक्षा और बेहतर जीवन की उम्मीद में लाखों लोग आते हैं। और इन विशाल महानगरों की जीवन रेखा होते हैं महामार्ग, चौड़ी लंबी सड़कें जो इन केंद्रों को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ती हैं। ये महामार्ग आधुनिक अर्थव्यवस्था की धमनियों की तरह हैं, जिनमें दिन रात इंसान और सामान का प्रवाह होता रहता है। तो आज हमने भूगोल के कुछ शब्दों के सहारे पूरी मानव सभ्यता की कहानी को समझने की कोशिश की। कैसे हमने जमीन पर अन्न उगाना सीखा, फिर उसके गर्भ से ऊर्जा और खनिज निकाले, उन चीजों का व्यापार किया, अलग अलग तरह के काम बनाए और आखिर में विशालकाय शहर बसा लिए। और सबसे अहम बात यह है कि ये सब कड़ियां एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। कृषि में हुए एक बदलाव से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की शक्ल बदल सकती है। खनन से मिली ऊर्जा उद्योगों को चलाती है, जो लोगों को गांवों से शहरों की ओर खींचते हैं, जिससे नगरीकरण होता है। ये कभी न रुकने वाला चक्र है। ये सब जानने के बाद एक सवाल दिमाग में घूम रहा है। हम ये सारी बातें और परिभाषाएं पृथ्वी और उसके संसाधनों के संदर्भ में कर रहे हैं, लेकिन क्या ये हमेशा के लिए सच रहेगा? जरा सोचिए, भविष्य में जब इंसान मंगल ग्रह पर या किसी क्षुद्र ग्रह पर खनन शुरू करेगा तो क्या उसे भी खनन ही कहेंगे? और जब मंगल से कोई संसाधन पृथ्वी पर लाया जाएगा तो क्या वो आयात कहलाएगा? क्या दो ग्रहों के बीच होने वाले व्यापार को भी हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार ही कहेंगे? ये शब्द जो आज हमें इतने ठोस और स्थायी लगते हैं, शायद भविष्य में हमें इन्हें पूरी तरह से फिर से परिभाषित करना पड़े। ये सोचने के लिए एक दिलचस्प ख्याल है।